वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में जियोग्राफी विषय वस्तु है। अर्थात अगर आपने भूगोल ले लिया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक प्रकार से कंसेप्चुअल तरीके से आधारीय समझ को हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे और जियोग्राफी को एक प्रकार से बहुत विधिवत तरीके से जानेंगे। क्योंकि जियोग्राफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, यानी कि एक अवधारणात्मक विषय है जियोग्राफी यानी भूगोल। तो उसको हम उसी के आधार पर समझेंगे, उसी की नियमावलियों के माध्यम से, उसी विधियों से, उसी प्रविधियों के तरीके से हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो जियोग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है उसको बड़े ही विधिवत तरीके से, व्याख्यात्मक तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करने का प्रयास मैं करूंगा और निश्चित तौर पर आपको सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज का वीडियो जो है, आज के वीडियो के माध्यम से हम जियोग्राफी के चैप्टर 1 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 की बात की जाए तो उसमें खैर आपको मीनिंग डेफिनेशंस तो ये हमने अपने तरफ से ही रखा है। वैसे एग्जाम में जब भी पूछेगा तो मीनिंग डेफिनेशंस जरूर पूछता है। वह पूछ सकता है कि जियोग्राफी से मतलब भौतिक भूगोल की परिभाषा देते हुए उसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। या भौतिक जो है भूगोल की परिभाषा बताते हुए क्या भौतिक भूगोल की कोई दो परिभाषा बताइए और उसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। कुछ ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। लिखित वाले में, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे जैसे कि डेफिनेशंस दे दी जाती है और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे कि ये आप मतलब कि ये परिभाषा निम्न में से भौतिक भूगोल की किसने दी है, फिजिकल जियोग्राफी किसने दी है। अच्छा, मैं यहाँ पर बात फिजिकल जियोग्राफी की क्यों कर रहा हूँ, ये भी आपके अंदर एक सवाल जो है उठ रहा होगा। फिजिकल जियोग्राफी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरे भाई कि आपके पेपर का नाम है फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? फिजिकल जियोग्राफी को हम कहते हैं हिंदी में भौतिक भूगोल। क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल। ये बात है रखिएगा, क्या कहते हैं भाई? भौतिक भूगोल कहते हैं। तो ये भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल जियोग्राफी ये आपके पेपर का नाम है। अर्थात जियोग्राफी की अगर बात करें तो जियोग्राफी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2023 की परीक्षा यानी कि दिसंबर में परीक्षा आपकी 2022 में किसी किसी यूनिवर्सिटीज की होगी, किसी की जो है जनवरी में होगी, किसी की फरवरी में होगी। अर्थात वहां तक तो लगभग कंप्लीट ही करवा दी जाएगी आपकी सेमेस्टर टाइप की परीक्षाएं। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना और परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं विस्तार समझूंगा। आने वाली परीक्षाएं 24-25 सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस वही रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला ही। तो अब यही सिलेबस आपको पढ़ना है। तो चलिए हम चैप्टर 1 के बारे में आज जानेंगे। चैप्टर 1 जब हमने खोल ही दिया तो आपको बता दूं क्या क्या हम चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम फिजिकल जियोग्राफी के मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन, मीनिंग माने होता है अर्थ को समझेंगे, ठीक है। डेफिनेशन माने होता है परिभाषा, तो हम परिभाषा समझेंगे। किसकी परिभाषा भाई? हम समझेंगे फिजिकल जियोग्राफी की। नेचर माने होता है प्रकृति, हम प्रकृति को समझेंगे। आखिरकार प्रकृति माने क्या होता है? ये एक प्रकार से किस प्रकार की विषय वस्तु है, यानी कि इसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक पक्ष होते हैं या जो कलात्मक पक्ष होते हैं, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है या साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो दोनों को हम जानने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक पहलुओं को भी देख लेंगे, थोड़ा सा बता देंगे आपको, और मानवीय पहलुओं पर भी चर्चा कर लेंगे। स्कोप माने होता है विषय क्षेत्र। क्या होता है स्कोप माने? स्कोप माने होता है आपका विषय क्षेत्र, ठीक है। स्कोप माने होता है विषय क्षेत्र। बड़े ध्यान से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, हम समझेंगे बहुत ही विधिवत तरीके से। मार्कर थोड़ा सा बदल लेते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं। तो विषय क्षेत्र किसका? तो भाई फिजिकल जियोग्राफी की अगर बात करें तो हम बात करेंगे फिजिकल जियोग्राफी के सबसे पहले अर्थ के बारे में, यानी कि मीनिंग के बारे में। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, भौतिक भूगोल का अर्थ। क्या हेडिंग डालेंगे? सभी लोग हेडिंग डालिएगा, भौतिक भूगोल का अर्थ। क्या डालेंगे? भौतिक भूगोल का अर्थ, ठीक है। यानी कि मीनिंग ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल का अर्थ आपने हेडिंग डाला। अब इसमें लिखना क्या भाई? भौतिक भूगोल के अर्थ की बात की जाए, देखिए सबसे पहली बात मैं भूगोल की करूंगा।
भूगोल के अर्थ को पहले समझूंगा, उसके बाद में भौतिक भूगोल के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो समझते हैं भूगोल के बारे में। यहीं पर एक मैं चार्ट बनाऊंगा, यहाँ पर देखिएगा भूगोल। भूगोल जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है आपका भू और दूसरा है गोल। अर्थात जो गोलाकार पृथ्वी है, भू प्लस गोल बराबर भूगोल, यानी जो गोलाकार पृथ्वी है तो गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन, गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भूगोल कहलाता है। एक परिभाषा, मतलब कि एक अर्थ हो गया भूगोल का, और दूसरा अर्थ हम अंग्रेजी के से निकाल लेंगे जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी हमने लिखा यहां पर। जियोग्राफी को हम दो भागों में कैसे बांटेंगे, दो शब्द इसके भी, एक तो होता है जियो और दूसरा क्या होता है ग्राफिया। ठीक, या जियोग्राफी या जियोग्राफिया कुछ भी बोलो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। जियो माने क्या होता है, अर्थ। ग्राफिया माने क्या होता है भाई, ग्राफिया माने क्या होता है, ग्राफिया माने होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है ज्योग्राफिया, मतलब ग्राफिया माने डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, आप थोड़ा सा इसको समझो। अर्थ माने होता है भाई, हिंदी की बात की जाए तो क्या, पृथ्वी। ठीक, डिस्क्रिप्शन की बात की है, इसका मतलब क्या होता है, वर्णन करना। डिस्क्रिप्शन माने क्या होता है, वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। एक ऐसी विषय वस्तु, एक ऐसा एक प्रकार से विषय या एक ऐसी विषय वस्तु जिसके अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, उसको हम जियोग्राफी कहते हैं। एक गोलाकार पृथ्वी करने वाले विषय को हम भूगोल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शाब्दिक अर्थों के हिसाब से मैंने दो परिभाषाएं बताई। मात्र इतना कह देने से जियोग्राफी की परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, तो ये परिभाषा कहीं ना कहीं पे शुरुआती दौर की दी गई परिभाषा है। आपको मैं बता दूं कि इसको लेकर के, जियोग्राफी के जनक को लेकर के आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। तो जियोग्राफी के जनक की बात करें तो कौन रहेंगे भाई, देखिए अगर इसके हम फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी की बात की है तो कौन है आते हैं भाई, हिकेटियस। हिकेटियस का नाम क्यों इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए आता है क्योंकि हिकेटियस ने सबसे पहले जियोग्राफी के अध्ययन के बारे में इन्होंने जियोग्राफी के बारे में बताया, लेकिन जियोग्राफी शब्द के बारे में इन्होंने नहीं बताया। जियोग्राफी शब्द के बारे में बताने वाले जो विद्वान हैं उनको भी आप समझ लीजिएगा। जियोग्राफी शब्द के को देने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज नाम का व्यक्ति जो है, इसकी एक पुस्तक है, उसका नाम है पुस्तक का जियोग्राफी का पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है भाई इसकी, जियोग्राफी का। एग्जाम में कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है जियोग्राफी का, तो इस पुस्तक को रट लीजिएगा। जियोग्राफी का पुस्तक के लेखक कौन है भाई, जियोग्राफी का पुस्तक के लेखक है इरेटास्थनीज। और इरेटास्थनीज ने सबसे पहले क्या किया था, जो जियोग्राफी ये शब्द आपका दिया गया है, इस जियोग्राफी शब्द को देने वाले जो विद्वान है उनका क्या नाम है, तो जियोग्राफी शब्द को देने वाले जो विद्वान है, सर्वप्रथम जियोग्राफी का पुस्तक में ही आप देखिएगा, जियोग्राफी शब्द जो है इसको सर्वप्रथम किसी ने दिया, तो किसने दिया था भाई, इरेटास्थनीज ने दिया था। यानी इरेटास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है जियोग्राफी का। उसी पुस्तक में सबसे पहले जियोग्राफी को जियोग्राफी कहा किसने, इरेटास्थनीज ने। और चूंकि जियोग्राफी पुस्तक में जब जियोग्राफी को जियोग्राफी नाम से संबोधन किया किसने, इरेटास्थनीज ने, तो वहीं से इसका नाम जियोग्राफी हो गया। और इसीलिए व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटास्थनीज को। और चूंकि इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी के अध्ययन में भूमिका निभाई, इसीलिए हिकेटियस को हम फादर ऑफ जियोग्राफी, देन व्यवस्थित भूगोल का, सुगठित भूगोल का अगर अध्ययन मतलब कि किसी को हम फादर कह सकते हैं तो उनका नाम है इरेटास्थनीज। दो प्रश्न आपके तैयार हुए ऑब्जेक्टिव के, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछता है, तो हिकेटियस फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के जनक, आपको प्रश्न आएगा हिकेटियस लगाएंगे। अगर हिकेटियस ऑप्शन में नहीं मिलता है तो इरेटास्थनीज लगाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
भौतिक भूगोल के जनक अगर पूछेगा तो फ्रेडरिक रेटजल होंगे भौतिक भूगोल के जनक। यहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि भौतिक भूगोल के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भूगोल ये हो गया। अब यहीं पर आगे हम जोड़ देते हैं भौतिक। भौतिक मतलब समझ रहे हैं, भौतिक मतलब क्या होती है, जैसे कि तमाम सारी चीजें, जैसे कि फिजिकल चीजें, जैसे कि आप बहुत सारी चीजें हैं जो कि भौतिक चीजें हैं। तो भौतिक आवरण में आप देखते हैं पृथ्वी हो गई, जल हो गया, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, ठीक, सौर मंडल, ये सब, ठीक, इन सभी का अध्ययन जो है आप देखिएगा इसके अंतर्गत होता है। तो भौतिक भूगोल यानी कि एक प्रकार से भौतिक का तात्पर्य ही आपका हो गया कि पृथ्वी के जो ऐसे पक्ष हैं जो कि वैज्ञानिकता से ओतप्रोत हैं, उसको हम भौतिकता के पक्ष में रखते हैं। तो भौतिक जो वस्तुएं हैं वो सभी कहीं ना कहीं पे भौतिक वस्तुएं, मतलब भौतिक वातावरण या भौतिक पर्यावरण और मनुष्य, इन दोनों में कहीं ना कहीं पे क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है, पारस्परिक क्रिया होती है। क्योंकि मनुष्य भी क्या होता है, मनुष्य भी क्रियाशील प्राणी है और जो भौतिक वातावरण है यह भी क्रियाशील प्राणी है। तो इन्हीं भौतिक वातावरण और मनुष्य के जो अंतर संबंध होते हैं, जो अंतर क्रियाएं होती हैं, इन्हीं का अध्ययन करता है भौतिक भूगोल। अभी हम विद्वानों की परिभाषाओं को जब बताएंगे तो विस्तार से चर्चा कर लेंगे। आप भौतिक भूगोल के जो जनक है उनका नाम लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये कौन है भाई, इरेटास्थनीज, ये हैं आपके व्यवस्थित भूगोल के जनक, लिख दे रहा हूं। व्यवस्थित भूगोल के जनक अगर किसी को कहा जाएगा का जनक, तो व्यवस्थित भूगोल के जनक ये हैं। बात की जाए जो है भौतिक भूगोल के जनक, ठीक, भौतिक भूगोल के जनक की बात की है तो भौतिक भूगोल के जनक कौन है भाई, इसके जनक हैं, उनका नाम फ्रेडरिक रेटजल, मैंने आपको बताया था क्या नाम है, फ्रेडरिक रेटजल। इन्हीं की एक शिष्या थी, उनका मैं नाम बता दूं, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक जो है मैंने गलती से बोल दिया। देखिए ये फ्रेडरिक रेटजल जो है ये भौतिक भूगोल के जनक नहीं है, एक मिनट इसको सुधार लीजिएगा। अभी अभी मैंने दो बार बोल दिया लगभग, थोड़ा सा ये हो गया कि कंफ्यूजन में मेरे मुंह से निकल गया। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटास्थनीज हैं आपके, यानी कि चूंकि इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक में विवरण प्रस्तुत किया था जियोग्राफी का शब्द सबसे पहले नाम दिया, इसीलिए व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को, हिकेटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का पिता कहा जाता है, और इनको फ्रेडरिक रेटजल को ये मानव भूगोल के पिता हैं। किसके पिता भाई, मानव भूगोल के पिता कौन है, फ्रेडरिक रेटजल है, ये बात ध्यान रखिएगा। माफी चाहेंगे थोड़ा सा, इन्हीं की शिष्या थी, उनका नाम था जो है सैंपल, कुमारी सैंपल, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, अमेरिका की निवासी थी, और उन्होंने, उनकी शिष्या थी ये, मतलब मानव भूगोल में इन लोगों का बहुत योगदान रहा है। क्योंकि हमको मानव भूगोल पढ़ना नहीं, जब हम एक प्रकार से जियोग्राफी को कैटेगराइज करते हैं दो भागों में, एक तो जियोग्राफी आपकी, एक मानव भूगोल और एक जो है भौतिक भूगोल, दो भागों में हम कैटेगराइज करके इसको पढ़ते हैं जियोग्राफी को खास करके, ठीक। तो जियोग्राफी का जो मानवीय पक्ष होता है वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, और जो ये भौतिक पक्ष होता है उसको हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें साइंटिफिक चीजें होती हैं, वर्षा कैसे होती है, ठीक है, और इसके अलावा पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, या अन्य प्रकार की चीजें, यानी कि जो वैज्ञानिक फैक्ट के आधार पर चीजें होती हैं, तो उसको हम भौतिकता के पक्ष में रखते हैं। तो जियोग्राफी के जो द्वैतवाद जियोग्राफी में चलता है, एक तो मानवीय पक्ष को लेकर के और एक भौतिक पक्ष को लेकर के। तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, और सेकंड ईयर में आपको, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपको मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है, और थर्ड सेमेस्टर में आपको पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक भूगोल के जनक की बात यहाँ पर इसलिए मैंने मतलब कि मुंह से निकल गई थी, क्योंकि भौतिक भूगोल का एक प्रकार से, चूंकि भौतिक भूगोल में आप देखिएगा समुद्र भूगोल आ जाता है, खगोल विज्ञान आ जाता है, तो उस समय में कोई टालेमी आए और भी तमाम सारे लोग हैं, अनेक्सिमेंडर, वान हम्बोल्ट, ये लोग आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो ये भी आप जान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आधुनिक भूगोल का जनक पूछेगा आपसे, आधुनिक भूगोल का जनक तो अलेक्जेंडर, वान हम्बोल्ट, ये लोग रहेंगे, ठीक है, रिटर वगैरह, तो ये सब ध्यान रखिएगा। भौतिक भूगोल का कोई वास्तविक जनक मेरे हिसाब से अभी तक मुझे नहीं मिला। यहाँ पर थोड़ा सा गलती से मानव भूगोल मुझे बोलना था, लेकिन वो भौतिक निकल गया, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। तो ये कमेंट बार बार मत करिएगा कि सर जी आपने जो है बोल दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुरंत मुझे ध्यान आ गया और मैंने बता दिया। नहीं, बाद में क्या होगा, बहुत सारे लोग कमेंट करोगे कि सर जी आपने ऐसा बोल दिया है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब पढ़ाने लगो
और चूंकि क्या होता है कि जब एक विषय वस्तु पढ़ा करके दूसरे विषय वस्तु में प्रवेश करना होता है तो खास करके क्या होता है, पूरी मानसिकता थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें मतलब कि जैसे दिमाग में है और उसको मैं बता रहा हूँ और मैं बोर्ड पर लिख कुछ रहा हूँ, मुंह से कुछ और भी निकल जा रहा है। कभी कभी ऐसे होते हैं, ऐसे हर व्यक्ति के साथ, हर टीचर्स के साथ ऐसी सिचुएशन आती है। तो उसको थोड़ा सा क्या होता है कि जब आप लोग प्रतिक्रिया देते हो, ऑनलाइन में खासकर यही होता है, ऑफलाइन में पढ़ाते रहो, बच्चे सामने बैठे हैं तो तुरंत हाँ सर सर, अरे सर भौतिक भूगोल नहीं मानव भूगोल होगा। अच्छा चलिए भाई गुड, बहुत अच्छा बता दिया। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग, आप लोग लिख रहे होंगे नीचे कमेंट में कि हाँ सर जो है मानव भूगोल का जनक है कार्ल फ्रेडरिक ग्रेटजल। बिल्कुल ओके, तो क्लियर होगी बातें, तो आगे हम चलते हैं। तो अब इस प्रकार से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और भौतिक भूगोल की परिभाषा को जानेंगे विस्तार से, क्योंकि भूगोल की परिभाषा वगैरह तो अब हमको चर्चा करनी है। भूगोल, भूगोल क्या होता है, भूगोल क्या होता है? भूगोल जो होता है, टालेमी कहते हैं कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग, मतलब कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखने वाला आभा में विज्ञान होता है, जियोग्राफी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जियोग्राफी की एक परिभाषा समझेंगे, दो परिभाषा, उसके बाद में हम भौतिक भूगोल की परिभाषा समझेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा सकता है। ठीक, तो चले हम प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कैसे समझ सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी सारी बातें? एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा सभी लोग। तो चलिए हम सबसे पहले भूगोल की परिभाषा को जानेंगे, उसके बाद में दो परिभाषाएं हमने भूगोल की ली है बेस्ट बेस्ट, और उसके बाद में लगभग 4 परिभाषाएं हमने भौतिक भूगोल की रखी हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम भूगोल और भौतिक भूगोल को विधिवत तरीके से समझ सकेंगे। ठीक, तो आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो है भौतिक भूगोल मतलब भूगोल क्या होता है। तो कार्ल रिटर महोदय, जो कि भौतिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने भौतिक भूगोल की परिभाषा को देते हुए कहा कि भूगोल विज्ञान का, भूगोल क्या है? विज्ञान का वह भाग है, अर्थात भूगोल जो है ये विज्ञान का एक भाग है। यहीं पर एक प्रकृति भी इसकी समझते चलिए, प्रकृति को, यानी कि नेचर ऑफ जियोग्राफी, नेचर ऑफ जियोग्राफी को भी यही समझते चलिए आप लोग। चूंकि जब आप नेचर ऑफ जियोग्राफी को समझेंगे, चूंकि क्या है, कार्ल रिटर के अनुसार जियोग्राफी क्या है, एक क्या है भाई, जियोग्राफी क्या है, एक विज्ञान है। और जियोग्राफी को विज्ञान अगर कार्ल रिटर ने कहा तो इसीलिए कहा चूंकि बात की जाए भूगोल में विज्ञान वैज्ञानिकता की, तो भौतिकता वाले पक्ष में, यानी जो भूगोल जो होता है, खास करके मैं बताऊं, भौतिक भूगोल जो होता है ये भौगोलिक परिस्थितियां या भौतिक परिस्थितियां तैयार करता है, और भौतिक परिस्थितियों के माध्यम से क्या होता है, भौतिक वातावरण तैयार होता है, और उसी भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल विषय वस्तु के अंतर्गत। अर्थात भौतिक भूगोल जो है वैज्ञानिक विषय वस्तु के तौर पर हमारे समक्ष आता है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन बात किया है जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, यानी कि जो मानव भूगोल आपका पड़ेगा, वो भी कुछ वैज्ञानिक रहेगा और कुछ मानवीय पक्ष रहेंगे उसमें भी। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भूगोल क्या है? विज्ञान, एक विज्ञान है। भूगोल विज्ञान का वह भाग है जिसमें भूमंडलों के सभी लक्षणों, भूमंडल समझ रहे हैं, यानी कि भूमि पर जो भी चीजें हैं, भूमंडल में आपका देखिएगा स्थल मंडल, जल मंडल, आपका यहाँ तक कि वायुमंडल को भी हम संकलित करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से आप जल, थल, वायु, सारे मंडल जो हैं उन सभी को हम इसके अंतर्गत रखते हैं भूमंडल में। तो क्या होता है, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है या विज्ञान का एक भाग है, ऐसा भाग जिसमें भूमंडल यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सब, ठीक, भूमंडलों के जो सभी लक्षण होते हैं, यानी कि जो लक्षण होते हैं सभी के लक्षण, वायुमंडल के लक्षण भूमंडल के, मतलब भूमंडल के अंतर्गत ही स्थल मंडल और जल मंडल के। इसके अलावा जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं और उनके संबंध, यानी कि जो भूमंडलों के सभी लक्षण होते हैं, सभी घटनाएं होती हैं और सभी उनके जो संबंध होते हैं, उन सभी के बीच में, घटनाओं के लक्षणों के बीच में जो संबंध होते हैं, उन्हीं का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मानते हुए कि पृथ्वी एक स्वतंत्र वस्तु है, या पृथ्वी एक स्वतंत्र जो है प्रकार से कुछ भी मान लेते हैं कि पृथ्वी एक स्वतंत्र जो है एक बॉडी के तौर पर है, यानी कि पृथ्वी स्वतंत्र है। तो पृथ्वी को स्वतंत्र मानते हुए हम भूमंडल के सभी लक्षणों और घटनाओं का वर्णन और उनके संबंधों का वर्णन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उसी विज्ञान को हम भूगोल कहते हैं, अर्थात जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी के द्वारा पृथ्वी पर घटित जो है लगभग जैसे कि तमाम प्रकार की घटनाएं भी
तमाम प्रकार की परिस्थितियां भी सब जियोग्राफी के अंतर्गत आ सकती है। तो ये जियोग्राफी का आपका स्कोप हो जाता है। ठीक, अभी हम स्कोप पर भी चर्चा कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। तो जियोग्राफी का लेटर कहते हैं कि भूगोल विज्ञान का वह भाग होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है भाई, तो भूगोल जो होता है वो विज्ञान का वह भाग होता है जिसमें जो भूमंडल होता है उस भूमंडलों के जो सभी लक्षण होते हैं, जो सभी लक्षण के अलावा बात की जाए जो सभी घटनाएं होती हैं वे, और जो उनके बीच के संबंध होते हैं वो है, उन सभी का क्या होता है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है और पृथ्वी को स्वतंत्र मान करके अध्ययन किया जाता है। इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आती है भाई अगली परिभाषा। अगली परिभाषा आती है, आप देखिएगा सभी लोग, अगली परिभाषा है ब्रोयक महोदय की। ब्रोयक महोदय कहते हैं कि मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की जो विभिन्नता है उसी का क्रमबद्ध ज्ञान क्या होता है, भूगोल होता है खास करके, और जो भी विषय वस्तु क्रमबद्ध होती है उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति में एक चीज और समझ लीजिएगा, सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो जो विषय वस्तु सुगठित होगी, सुसंगठित होगी, सुव्यवस्थित होगी, क्रमबद्ध होगी, उस विषय वस्तु को हम विज्ञान बोलेंगे। तो इसका मतलब कि जियोग्राफी जो विषय वस्तु है ये क्या है, जियोग्राफी विषय वस्तु एक विज्ञान है, यानी कि ये चूंकि ये क्रमबद्ध ज्ञान होता है। तो इनके हिसाब से, ब्रोयक महोदय के हिसाब से देखा जाए, कॉल लेटर के हिसाब से देखा जाए, ये दोनों लोग जियोग्राफी के प्रकृति को यानी भौतिक भूगोल की प्रकृति, क्योंकि जियोग्राफी का ही एक अंश भौतिक है और भौतिकता में तो और ज्यादा वैज्ञानिकता समावेश है। अर्थात आप देखेंगे तो मतलब कि जो ब्रोयक हैं, कॉल लेटर हैं, ये सब कहीं ना कहीं पे इसका नेचर वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक बताते हैं जियोग्राफी का। ठीक, तो ब्रोयक कहते हैं कि मानव विश्व के रूप में, मानव विश्व के रूप में जो मनुष्य होता है विश्व के रूप में पृथ्वी तल की क्या होता है, विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान जो कहलाता भूगोल होता है। तो मानव विश्व यानी जो ऐसा भी जिसमें मनुष्य निवास करता है उसके रूप में अगर देखें तो पृथ्वी तल की जो विभिन्नता है, कहीं पर कुछ चीज अलग पाई जाती है, कहीं पर कुछ अलग, यानी कहीं पर मैदान है, कहीं पर पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, कहीं पर झरना है, कहीं पर झीलें हैं, कहीं पर आप देखते होंगे कि मरुस्थल है, कहीं पर और चीजें आप देखते होंगे। तो इस प्रकार से सारी चीजों को आपको इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हर एक अलग अलग स्थान पर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की विविधताएं आपको मिलेंगी, उसको हम भौगोलिक विविधता के नाम से जानते हैं। अर्थात जहां पर भी आप जाएंगे आप देखिएगा, उत्तर भारत में आप जाइएगा हिमालय पर्वत आपको मिलेगा, दक्षिण भारत के आसपास जाइएगा तो आपको तो उतना उसी हिसाब से ऊंचाई वाले पर्वत नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां पर भी आपको पर्वत मिलेंगे। ठीक है, बीच में आप देखिएगा तो पठार मिलेंगे। ठीक, राजस्थान सर चलेंगे तो आपको मरुस्थल मिलेंगे, रेगिस्तान मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पर आप देखिएगा तो अलग अलग प्रकार के, जैसे आप उत्तर प्रदेश और पंजाब में देखिएगा तो यहाँ की भूमि एकदम से जलोढ़ मृदा से बनी, एकदम से बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ती है। तो और वहां पर फसलें भी बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। तो एक प्रकार से यही विविधता जो पूरे के पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है, पृथ्वी तल की जो विभिन्नता है, जो विविधता है, इसी का क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमेटिकल वे में जो मतलब कि जो ज्ञान में हम अध्ययन करते हैं, जिस ज्ञान को क्रमबद्ध ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान अपना क्या होता है, वही ज्ञान मेरे भाई वही होता है आपका भूगोल अर्थात विषय वस्तु। यानी कि जियोग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जो कि पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। ठीक, ब्रोयक महोदय ने इस बात की पुष्टि कर दी। तो इस प्रकार से इन दोनों परिभाषाओं को समझने के साथ ही साथ हमने इसकी प्रकृति पर भी फोकस डाल दिया, प्रकृति को भी समझ लिया। प्रकृति माने होता है कि यह मतलब इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, या वैज्ञानिकता की ओर झुकाव रखता है या मानवता की ओर झुकाव रखता है। ठीक है, यानी साइंटिफिक विषय वस्तु है या ह्यूमैनिटीज की विषय वस्तु है। तो भाई जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी से इसीलिए आप देखते होंगे बीएससी भी होती है जियोग्राफी से, और जियोग्राफी से बीए भी होता है। तो ये बीए और बीएससी दोनों का सिलेबस यही है, परेशान नहीं होना है। जो छात्र छात्राएं बीएससी कर रहे हैं और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है उनका भी चैप्टर 1 यही है, और जो छात्र छात्राएं बीए कर रहे हैं उनका भी यही चैप्टर मतलब कि वही चैप्टर है। तो बीए बीएससी का सिलेबस एक ही है, तो इसको लेकर के आपको डाउट नहीं करना है। और आप दुनिया मतलब कि लगभग किसी भी विश्वविद्यालय से हैं और आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ये यही सिलेबस आपका सभी का है। सिलेबस ऑलरेडी पहले हमने 2022 का डिस्कस कर दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा।
फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस मैंने बता ही दिया है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ये पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि सिलेबस आपका 2022 में जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसी के तहत लागू की गई। 2022 में आकर के प्रथम सेमेस्टर के बच्चे ने एग्जाम दे दिया, यानी कि अब आप लोग न्यू एडमिशन लिए हो तो आपका सिलेबस भी वही है, ठीक, जो उन लोगों का था। ठीक, तो सिलेबस और मॉडल पेपर मैंने सभी डाल दिया है। 2023 का मॉडल पेपर भी मैंने डाल दिया है, जो है जियोग्राफी का, सोशियोलॉजी का। ठीक, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा जियोग्राफी का, सोशियोलॉजी का डाला कि नहीं डाला, पॉलिटिकल साइंस का डाला है, उसको देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने कॉलरेटर और ब्रोएक की परिभाषा समझी, जिसके अंतर्गत हमने क्या समझा, जिसके अंतर्गत हमने इसकी डेफिनेशंस को समझना, किसके, भूगोल के। अब हम समझेंगे किसके बारे में भाई, भौतिक भूगोल के बारे में समझेंगे। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु, मतलब कि विषय वस्तु के बारे में भी थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। इसकी जस्ट बाद हम भौतिक भूगोल की विषय वस्तु पर आएंगे, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे भौतिक भूगोल की परिभाषा के बारे में। ठीक, तो आइए जान लेते हैं परिभाषा क्या है भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल की अगर परिभाषा की बात की, यहाँ पर देखिएगा डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। सबसे पहली परिभाषा इमैनुअल कांट देते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इससे पहले भी विद्वानों ने परिभाषा दी, ऐसा नहीं, लेकिन इमैनुअल कांट की जो परिभाषा सबसे बेस्ट है, बढ़िया परिभाषा है। इन्होंने कहा, क्या कहा कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग होता है। क्या कहा, तो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। किसने कहा, तो भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है, ये इमैनुअल कांट ने कहा। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है, पहला कथन इनका। और कहा कि यह, यानी कि ऐसा जो ये भाग है विश्व के ज्ञान का, विश्व के ज्ञान का जो भाग है, प्रथम भाग है वो भौतिक भूगोल, तो वह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य है। भौतिक भूगोल जिसके द्वारा क्या होता है, विश्व के वस्तु बोध को समझा जाता है। वस्तु बोध, वस्तु माने होता है वस्तुएं, बोध माने होता है ज्ञान। तो वस्तु बोध को हम समझते हैं किसके द्वारा, यानी जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं पूरे के पूरे संसार की, उन सभी वस्तुओं के बारे में जानकारी जो हमको मिलती है, तो किसके द्वारा, भौतिक भूगोल के द्वारा मिलती है। तो भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का वह भाग होता है, यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य होता है। भौतिक भूगोल जिसके द्वारा क्या किया जाता है, विश्व के वस्तु बोध को समझा जा सकता है। यानी विश्व का जो वस्तुएं हैं तमाम प्रकार की, कहीं पर कुछ दूसरी प्रकार की चीजें हैं, कहीं पर कुछ दूसरी प्रकार का भौतिक चीज, तो उन सभी का जानकारी होना ही क्या होता है, भौतिक भूगोल होता है। ऐसा बताया इमैनुअल कांट ने। किसने बताया भाई, इमैनुअल कांट ने इसको समझाया। इसके बाद में बात की इमैनुअल कांट के बारे में, बाद में और भी तमाम सारी परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं, तो एक एक करके हम थोड़ा सा सभी को जानने का प्रयास करेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि डडले स्टाम्प की परिभाषा बताई जाए तो उनकी भी परिभाषा बड़ी ठीक ठाक थी। उन्होंने कहा था कि भूगोल पृथ्वी का मानव के ग्रह के रूप में उसके भौतिक पर्यावरण का और मानव प्रजाति का अध्ययन करता है। ये भूगोल के बारे में बताया था इन्होंने। और कहीं न कहीं भी ये परिभाषा आप देखेंगे तो ये भी परिभाषा भौतिक भूगोल के व्याख्या करने के लिए मददगार सिद्ध होती है। लेकिन इमैनुअल कांट की जो परिभाषा मैंने यहाँ पर अंकित करी है, लिखी है, ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। इस परिभाषा को अगर याद कर सकिएगा तो याद कर लीजिएगा, बाकी छोटी छोटी परिभाषा जो यहाँ पर नीचे लिख दी है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो समझते हैं अगली परिभाषा किस विद्वान ने दी है। अगली परिभाषा दी है फिलिप महोदय ने। फिलिप महोदय कहते हैं कि भूगोल एक बृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है। क्या कहा, यानी आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ये बनेगा एग्जाम में कि भूगोल एक बृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है। यह कथन किसका है, तो यह कथन फिलिप महोदय का है। ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने भूगोल को एक बृहद यानी बहुत ज्ञानी एक वृक्ष के रूप में बताया। ऐसा ज्ञानी वृक्ष जिसकी जड़ें जो है वो भौतिक भूगोल की मिट्टी में होती हैं। अर्थात जो भूगोल है एक बृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है, भूगोल एक वृक्ष है और उसकी जो जड़ें हैं वो भौतिक भूगोल की मिट्टी में है। यानी जो है खास करके जो आधार है भूगोल का वो भौतिक भूगोल है। ये माना किसने, ये माना फिलिप महोदय ने। यानी यहाँ पर भी इसकी वैज्ञानिकता आप देखिएगा दर्शाई जाती है। अर्थात बिना भौतिक भूगोल के या भौतिक पर्यावरण के, भौतिक परिस्थितियों की बात की जाए तो भौतिक परिस्थितियों के द्वारा ही भौतिक वातावरण का निर्माण होता है और भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल करता है। तो खास करके और भौतिक भूगोल जो है एक प्रकार की ऐसी मिट्टी है जिस मिट्टी में भूगोल रूपी ज्ञान रूपी वृक्ष जो होता है, यानी ज्ञान रूपी जो भूगोल नाम का वृक्ष है वो उसी मिट्टी में उसकी जड़ें फैली हुई हैं। तो आप मान करके चलिए
कि जो भूगोल है उसका मूल जो है वो भौतिक भूगोल है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो भूगोल एक बृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में होती हैं तथा इसकी जो शाखाएं हैं, किसकी शाखाएं? भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाओं की बात की जाए तो मानवीय क्रियाओं की प्रत्येक जड़ को आच्छादित करती हैं। अर्थात भूगोल की हर एक शाखा क्या करती है? मानवीय क्रियाओं के प्रत्येक चरण को आच्छादित करती है, चाहे वो भौतिक भूगोल की शाखाएं हो और चाहे मानव भूगोल की शाखाएं हो। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल ये दो शाखाएं भूगोल की होती हैं और भौतिक भूगोल की अपनी बहुत सारी उप शाखाएं होती हैं और मानव भूगोल की भी बहुत सारी उप शाखाएं होती हैं। तो जो भी शाखाएं हैं, चाहे शाखाएं हो चाहे उप शाखाएं हो, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं पे जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, चाहे वो मानव भूगोल हो और चाहे वो भौतिक भूगोल हो, चाहे मानव भूगोल के उप शाखाएं हो चाहे भौतिक भूगोल की उप शाखाएं हो, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वो क्रियाशील प्राणी है और खास करके जो वातावरण में जो भौतिक वस्तुएं हैं या वातावरण है ये भी परिवर्तन होता है इसमें भी। तो भौतिक और मानवीय आप देखते हैं मानव भूगोल में भी ये होता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो परिवर्तनशील प्राणी है तो वातावरण भी परिवर्तनशील प्राणी है। तो इस प्रकार से मतलब प्राणी नहीं, वातावरण भी जो है परिवर्तनशील है। तो दोनों चूंकि परिवर्तित होने वाले हैं तो इसीलिए मानव भूगोल की परिभाषा हम दे लेते हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध है, मनुष्य और वातावरण के बीच का जो संबंध है, उसी संबंधों को मानव भूगोल अध्ययन करता है। ठीक इसी प्रकार से जो भौतिक पर्यावरण होता है, भौतिक पर्यावरण का और मनुष्य की क्रियाकलापों के बीच का जो संबंध होता है वो उसका अध्ययन भौतिक भूगोल करता है। तो भौतिक भूगोल में जो भौतिक पर्यावरण होता है वो किससे बनता है? भौतिक परिस्थितियों से बनता है। भौतिक परिस्थितियों में क्या क्या? जैसे नदी हो गया, आपका समुद्र हो गया, ठीक है, वायु हो गया, वर्षा हो गई, ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, तमाम प्रकार की आपदाएं हो गई। ये सब भौतिक परिस्थितियों का निर्माण, ये सब भौतिक चीजें हैं जो कि भौतिक परिस्थितियों को बनाती हैं। तो और उन्हीं भौतिक परिस्थितियों के द्वारा हम क्या करते हैं? उन्हीं भौतिक परिस्थितियों के द्वारा भौतिक वातावरण का निर्माण होता है और उसी भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल करता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आया होगा कि भूगोल एक बृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल रूपी मिट्टी में होती हैं और इसकी शाखाएं जो हैं मानवीय क्रियाओं की प्रत्येक चरण को आच्छादित करती हैं। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। परिभाषा किसने दी है? फिलिप महोदय ने दी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है के लोबक महोदय कहते हैं कि जीवन तथा भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल का विषय है तथा जो मात्र अगर भौतिक वातावरण का अध्ययन देखें तो भौतिक पर्यावरण हो जाएगा, यानी भौतिक भूगोल उसका अध्ययन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगली परिभाषा हमारे समझ आती है ग्रेस मेल्स और अन्य की। ग्रेस मेल्स और अन्य की परिभाषा की बात की जाए तो बड़ी अच्छी परिभाषा इनकी रही है। इन लोगों ने कहा कि भौतिक भूगोल तथ्यों का समूह नहीं होता है। भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल ऐसा नहीं कि तथ्यों का केवल समूह होता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। भौतिक भूगोल तथ्यों का समूह नहीं होता है या वस्तुओं और पदार्थों के जानने की प्रक्रिया होती है। वस्तुओं और पदार्थों को जानने की एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया की बात की जाए तो वैज्ञानिकता पर आधारित होती है। अर्थात आप देखिएगा आप यहाँ पर ये समझ जाइएगा कि भौतिक भूगोल तथ्यों का कोई समूह नहीं है, कोई नाउन नहीं है वो कि एक तथ्यों का समूह हो गया, वो दिखाई पड़ने वाला एक समूह होता है। भौतिक भूगोल डोंट से एब्स्ट्रैक्ट के रूप में देख सकते हैं, एक प्रक्रिया है। और किसको जानने की? वस्तुओं या पदार्थों को जानने की एक प्रक्रिया है, कोई एक तथ्यों का समूह नहीं है। भौतिक भूगोल तथ्यों का कोई समूह नहीं है, बल्कि वह क्या है? वस्तुओं को जानने की और पदार्थों को जानने की एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है। अर्थात भौतिक भूगोल नाउन ना होकर के वो क्रिया है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी भौतिक भूगोल के द्वारा हम विभिन्न पदार्थों के बारे में, नदी नालों के बारे में और वायु जल के बारे में, स्थल महासागर के बारे में, ठीक है, ज्वालामुखी भूकंप के बारे में और चक्रवात प्रतिचक्रवात के बारे में। इसके अलावा आप देखिएगा जैसे कि और भी चीजों के बारे में, जैसे कि
वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल में तमाम सारी परतें जो है क्षोभ मंडल से लेकर के बहिर्मंडल तक के बारे में। इसके अलावा पृथ्वी तल में भी आप देखिए समुद्र की गहराइयों में आप देखिएगा 11,033 मीटर की जो गहराई आप देखते हैं, 11,033 मीटर की जो गहराई आप देखते हैं लगभग, वो 11,033 मीटर की जो गहराई आप लोग देखते हैं मेरियाना ट्रेंच में, मेरियाना गर्त में, वो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा वहां तक भूगोल अध्ययन करता है, भौतिक भूगोल। और ऊंचाई देखिए 8,848 या 8,850 मीटर की ऊंचाई जो हिमालय पर्वत की सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट उसकी है। यानी कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा तक भूगोल फैला हुआ है। और नीचे आप चले जाइएगा तो प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया का सबसे गहरा जो गर्त है, जो सबसे गहरी महासागरीय खाई जिसको बोल सकते हैं, गर्त जिसको बोलते हैं, यानी जिसको अंग्रेजी में ट्रेंच बोलते हैं, वो तो उसका भी अध्ययन है कि इतनी ऊंचाई से लेकर के इतनी गहराई में जो भी चीजें विद्यमान है, जो भी वस्तुएं विद्यमान है, वो सब भौतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं और उसी भौतिक पर्यावरण का हम अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक, क्लियर हो रही बात है ना? तो आपको बता दूं कि यही इन्होंने बताया, ग्रेस मिल्स और अन्य महोदय सभी लोगों ने मिलकर के कहा कि भूगोल यानी भौतिक भूगोल जो होता है वो तथ्यों का कोई समूह नहीं होता है या वस्तुओं या पदार्थों की जानने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक, इसके अलावा बात की जाए टार वान, मतलब कि टार महोदय और वान एंजिल, इन दोनों ने मिलकर के भौतिक भूगोल की परिभाषा दी और कहा कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों तथा उसके मानों पर प्रभाव का वर्णन किया जाता है। यानी कि पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप कौन से हो गए? स्थल, जल और एक प्रकार से वायु, ये सब क्या है? भौतिक स्वरूप है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों में क्या आता है आपका? बड़े बड़े पठार, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी खाइयां, बड़ी बड़ी चोटियां, बड़ी बड़ी घाटियां, ये सब कहीं ना कहीं पे बड़े बड़े एक प्रकार से जो महासागर सागर हैं, वो सब, यहां तक कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। यहां तक कि भौतिक भूगोल यहां तक कि बताता है, खगोल शास्त्र को भी अपने आप में थोड़ा बहुत समाहित करने का प्रयास करता है। यानी कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो बिग बैंग थ्योरी से हुई वो कैसे हुई, किस प्रकार से हुई और कब तक रहेगा, यानी कि पृथ्वी का एक प्रकार से बिग बैंग थ्योरी आई, वहीं पर जो महाविस्फोट का सिद्धांत आया और उसी के पैरेलल महासंकुचन का भी सिद्धांत आ गया। यानी जिस प्रकार से एक बिंदु से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों एक ही बिंदु से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से उसी बिंदु में संपूर्ण ब्रह्मांड एक समय ऐसा आएगा कि वो संगठित हो जाएगा, संघनन होते हुए इकट्ठा हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा भाई? एकदम से वो एक मुट्ठी मैली मुट्ठी फैली हुई है और इस मुट्ठी को हम बंद कर दें, यानी मुट्ठी ये है, ये खुल गई, ब्रह्मांड बन गया है, बंद हो गई, ब्रह्मांड समाहित हो गया इसी में। अर्थात ब्रह्मांड, ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेन-तेरे ने दी थी। ये एक पादरी थे चर्च के, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, यही बिग बैंग थ्योरी कि मतलब कि महाविस्फोट का सिद्धांत, यानी एक बिंदु में इतना ज्यादा वो हो गया घनत्व कि इतना ज्यादा घनत्व हो गया कि उसके जो अणु थे आपस में, वो आपस में क्रिया करने लगे और क्रिया के फलस्वरूप उसमें प्रतिक्रिया भी होने लगी और उसमें बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ और तमाम प्रकार के उसी सघन तारे से, यानी कि जो सघन तारा था बहुत एकदम से, उसी तारे से विस्फोट होकर के तमाम प्रकार की चीजें जो है पूरे के पूरे उसमें फैल गई और आज ब्रह्मांड धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ठीक, उसी में एक दुग्ध मेखला मंदाकिनी है, उसी दुग्ध मेखला मंदाकिनी यानी जिसको मिल्की वे अंग्रेजी में कहते हैं, उसी के अंतर्गत क्या होता है? उसी के अंतर्गत भाई हम लोगों का एक प्रकार से एक सौर मंडल है उसी मिल्की वे के अंतर्गत। ठीक है, और हमारी मिल्की वे कैसे दिखती है? सर्पिलाकार दिखती है। उसी के अंतर्गत हम जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपको बता देंगे। तो उसी के अंतर्गत आप देखिएगा, उसी सिद्धांत के मतलब की जो है दुग्ध मेखला मंदाकिनी के किनारे एक छोर पर आप देखिएगा तो ये एक सौर मंडल स्थित है। उसी सौर मंडल में जो सूर्य है
उस सूर्य की परिक्रमा कर रही एक पृथ्वी है और उसी पृथ्वी पर आप देखिएगा हम लोग निवास करते हैं और उस पृथ्वी में भी एक भारत देश है, उस भारत देश में हम लोग निवास करते हैं। भारत देश के बाद में आप सभी को पता होगा कि आप लोग कहां कहां से हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, यानी कि पृथ्वी पर, पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह, 9 ग्रह तो आपको पता ही होगा, आप तो 8 ही ग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह हो गया प्लूटो, ठीक। तो ये चीजें आप क्लियर हो गई लगभग। तो ये भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप देखिएगा ये सब भौतिक स्वरूप ही होते हैं, ठीक। तो इन सभी का भी अध्ययन करेंगे हम, मंगल के बारे में जानेंगे, बुध के बारे में जानेंगे, बृहस्पति के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिससे प्रश्न बनते हैं उसको जान लेंगे, ठीक। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों तथा उनके मानव पर प्रभाव का वर्णन किया जाता है, यानी जो भौतिक स्वरूप होते हैं इनका मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है और इसी मनुष्य पर प्रभाव पड़ने का जो वर्णन होता है वो भौतिक भूगोल करता है। अर्थात जो भौतिक स्वरूप होते हैं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे वो मरुस्थल हो, वो मानव जीवन पर परोक्ष और आप मतलब कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते ही डालते हैं। तो आखिरकार जो प्रभाव पड़ता है और यही भौतिक स्वरूप मिलकर के भौतिक वातावरण का निर्माण करते हैं, ठीक। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो यही चीजें मानव पर प्रभाव डालते हैं और इसीलिए हम इसका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत, यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन समस्त चीजों का अध्ययन हम करते हैं। तो भौतिक भूगोल का यह जो सिनेरियो था, यह अध्ययन करने का तरीका जो मैंने समझाया आपको, कितना सरल लगा और क्या जो है आपको इसमें जानकारी मिली, उसके लिए आप जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे वीडियो कैसा लगा और किस सब्जेक्ट पर वीडियो आपको चाहिए। एक बार फटाफट से लाइक करके आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा बाद में कि जिस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए उस पर वीडियो लाने का प्रयास रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी और भी क्लास आगे होती रहेगी। हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से मैं लगातार वीडियो देता रहता हूं। परीक्षा के अंत समय में आपके लिए महासंग्राम वीडियो, मॉडल पेपर, ये सब लाता रहता हूं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा। आपके घर में जितने भी फोन हैं सभी फोन पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने पापा मम्मी के फोन से, अपने भैया भाभी जितना भी फोन है आपके घर में सभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि अगर उनको डिस्टरबेंस होता है, मतलब वीडियो वगैरह का नोटिफिकेशन ना जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको ऑन ना करें, बस सब्सक्राइब करके उनके मोबाइल से छोड़ दीजिएगा, ठीक। बाकी आप अपने मोबाइल से पढ़ते रहिए। तो एक काम ये जरूर करिएगा, जितने भी फोन आपके घर में हैं तो उन सभी से सब्सक्राइब बस कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट विनती है। और मैं इसी प्रकार से आपको विधिवत तरीके से खुले मंच पर आकर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं, ओके। अब इसके बाद में हम इसके नेचर तो हमने लगभग बता ही दिया, इसका नेचर वैज्ञानिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस इतना सा आपको लिख मतलब की चीजें करना है। चूंकि नेचर में यही क्या समझना है आपको, नेचर के अंतर्गत आपको, नेचर का मतलब है कि जियोग्राफी मतलब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप सुन लीजिए, भौतिक भूगोल के अंतर्गत, चूंकि भौतिक भूगोल जो है उसके अंतर्गत स्थलों का, महासागरों का, ठीक है, वर्षा कैसे होती है और कब कब मतलब मौसम जलवायु का परिवर्तन हुआ, ये तमाम प्रकार की चीजें, मतलब कि भूकंप, जियोग्राफ मतलब कि ज्वालामुखी, ये सब कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसको लेकर के जो है स्केल वगैरह तक, रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, ठीक। वो तमाम प्रकार की चीजें बन चुकी हैं, यानी कि यांत्रिक चीजें बन चुकी हैं। और आपको बता दूं कि ये भविष्यवाणी करने में भी भौतिक भूगोल सक्षम है कि वर्षा कब होनी है, कितने समय पर होगी, कब होगी, कहां पर बादल रहेगा, कहां पर वर्षा होगी, हर एक चीज के बारे में सक्षम है। अर्थात जो भी विषय वस्तु भविष्यवाणी कर सकता है वो एक विज्ञान है। तो जियो भौतिक भूगोल एक विज्ञान है, चूंकि ये भविष्यवाणी करता है, ये चूंकि इसके नियम क्रमबद्ध हैं, क्रमबद्ध ज्ञान है, क्रमबद्ध प्रविधि है, क्रमबद्ध विधियां हैं और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हम भौतिक भूगोल का अध्ययन भी करते हैं। तो जिन विषय वस्तु में भौतिक भूगोल मतलब कि जो है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हम अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा ऐसा विषय वस्तु जो कि भविष्यवाणी कर सकता है, ऐसा विषय वस्तु जो कि क्रमबद्ध है, ऐसा विषय वस्तु जो कि सुसंगठित है, ऐसा विषय वस्तु जो कि एक प्रकार से सुव्यवस्थित है, उस प्रकार के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और यही कारण है कि भौतिक भूगोल इन सभी पहलुओं पर खरा उतरता है, इसीलिए यह एक बहुत मतलब कि विज्ञान है, ऐसा आप लिख सकते हैं। यानी इसका नेचर भी आपका लगभग क्लियर हो गया। स्कोप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा और उसके हम जो है विषय क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग फटाफट से।
तो आपने भौतिक भूगोल, भूगोल, इन सभी के अर्थ को समझा, इनकी परिभाषा को समझा और इसकी प्रकृति को भी मैंने जो है वैसे ही बता दिया कि हाँ ये प्रकृति भाई, इसको जान लीजिए। क्योंकि किसी भी विषय वस्तु की प्रकृति सेम ही होती है, कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, उन्हीं पहलुओं पर अगर वो विषय वस्तु खरा उतरता है तो विज्ञान है, अगर नहीं खरा उतरता है तो उसकी प्रकृति मानवीय है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, इसी को प्रकृति कहते हैं। तो अब हम समझेंगे स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थात क्या समझना हमको भाई, हमको समझना है अब भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। स्कोप ऑफ भौतिक भूगोल यानी स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, इसी संदर्भ में एक विद्वान है लोबेक महोदय कहते हैं, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना करते हुए कहते हैं कि जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंधों के अध्ययन को ही भूगोल की विषय वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और भौतिक भूगोल का या भौतिक पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन फिजियोग्राफी कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे एक प्रश्न और बन गया यहीं पर कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिजियोग्राफी कहलाता है। ठीक, या फिजियोग्राफी किसका अध्ययन कहलाता है? तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। तो चूंकि देखिए जीव एवं उसके भौतिक पर्यावरण, तो भौतिक पर्यावरण और जीव उसके बीच के जो पाए जाने वाले संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों को भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत रख सकते हैं। और चूंकि इसमें खास करके भौतिक पर्यावरण के बीच और मनुष्य का जो संबंध होता है उसको रख सकते हो आप भौतिक पर्यावरण के भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कि जो व्यक्ति होता है और जो भौतिक पर्यावरण होता है, इसके बीच का जो संबंध होता है और इस संबंध को बनाने के लिए जो वातावरणीय या भौगोलिक जो दशाएं होती हैं, भौगोलिक कुछ चीजें होती, परिस्थितियां होती हैं, उन्हीं सभी को हम इसके अंतर्गत रखते हैं भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत। यानी कुल मिलाकर के भौतिक भूगोल का आपने सिलेबस पढ़ लिया है तो आप जान लो कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र आपने पढ़ लिया है। तो सिलेबस आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस से एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। जो चीज भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़नी होगी हमको, वही चीज उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि उसके विषय यानी स्कोप के अंतर्गत शामिल होगी, विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होगी। ठीक, देखिए विषय वस्तु होगी वही, यानी वही कंटेंट होगा। आपके लिए हमने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हैं, लाल कलर में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला है आपका पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, दूसरा है स्थल मंडल, तीसरा है जल मंडल, चौथा है वायुमंडल और पांचवा है जीवमंडल। अब यहाँ पर जीवमंडल है इसी को जैव मंडल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये चीज मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि ये मुख्य रूप से खास करके भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित होते हैं। जब हम भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र को खूब विस्तार से पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, तो हमारे समक्ष ये 5 पहलू उभर करके आते हैं। इन 5 पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन 5 पहलुओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमारे अंदर होती मतलब कि भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित की गई हैं। देखिए पहला पॉइंट है आपका कि पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। पृथ्वी के ग्रहीय संबंध का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के अलावा और भी जो ग्रह हैं, जैसे कि मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया। शुक्र तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, शुक्र चूंकि पृथ्वी की भांति है, आकार की भांति, मतलब आकार और हर मामले में देखेंगे तो पृथ्वी और जो शुक्र है वो दोनों ग्रह सेम ही हैं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को जुड़वा बहने भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसके अलावा बुध के बाद में फिर शुक्र आता है, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, मतलब कि बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, मतलब मंगल फिर पृथ्वी। उसके बाद में फिर आप देखते हैं और भी तमाम सारे शनि, बृहस्पति, अरुण ये सब आते हैं। तो आप देखिए कुल मिलाकर के जो ये ग्रह हैं, इन सभी ग्रह का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है उसको देखेंगे। सूर्य का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है, यानी सौर मंडल के बारे में हमको जानना है, पढ़ना है। यही होगा पृथ्वी के ग्रहीय संबंध के अंतर्गत। जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले तो यही, क्योंकि जब सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई तभी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इसके अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी तभी सोलर सिस्टम की उत्पत्ति होगी, तभी दूध मेखला मंदाकिनी की उत्पत्ति हुई होगी। अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी हमको यही
जो है इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत ही पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। भूवैज्ञानिक इतिहास जानना होता है। भूवैज्ञानिक इतिहास मतलब कि आप देखिए टाइम स्केल में इसको हम मापते हैं कि किस प्रकार से, अब मानव भूगोल में आप वो पढ़ते हैं कि कब कब किस प्रकार से क्या क्या चीजों का विकास हुआ है, तो उसको हम मानव भूगोल में सेकंड सेमेस्टर में चर्चा करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से मनुष्य के विकास में भूगोल का योगदान होता है उसको जानने का प्रयास रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी के ग्रह संबंध है आप उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक इतिहास यानी भूमि को बनने में कितना समय लगा, जीव जब नहीं बने थे, मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले पृथ्वी जब एक आग का गोला हुआ करती थी, उस आग के गोले से लेकर के और आज तक की जो प्रक्रिया है इसकी विकास यात्रा को हम क्या कहते हैं, इसी की विकास यात्रा को हम भूवैज्ञानिक इतिहास कहते हैं। तो पूरे के पूरे इतिहास यानी जब जब जीवों का निवास पृथ्वी पर था ही नहीं, उस समय से लेकर के और आज तक जो हमारे समक्ष इतिहास मतलब ये रहा है जियोग्राफी का, पृथ्वी का, तो उसी पृथ्वी के इतिहास को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो उस इतिहास में तमाम प्रकार के ईरा आएंगे, तमाम प्रकार के एज आएंगे और तमाम प्रकार के युग आएंगे, महाकल्प में बांटा गया है, तो उसको चर्चा करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर पड़ेगी भी तो मैं आपको समझाने का अवश्य प्रयास करूंगा विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है आंतरिक संरचना के बारे में बात की जाए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है आप सभी को पता होगा, इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत पहले मैंने बनाई थी, शुरुआत में जब सबसे पहले मैंने बोर्ड पर वीडियो बनाई थी तो वो आंतरिक संरचना पर ही वीडियो आपकी थी, और एक वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, दोनों वीडियो भौतिक भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और दोनों को मैंने पढ़ाया है। तो आपको बता दूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना विस्तार से जो है पढ़ाने का प्रयास हम लोग करेंगे, ये आपके सिलेबस में भी है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी पृथ्वी ग्रह संबंध के अंतर्गत इसके विषय क्षेत्र में शामिल है। इसके अलावा सूर्य और उसके परिवार के यानी ग्रहों के संबंध, मतलब सूर्य के साथ पृथ्वी का संबंध और उसके यानी सूर्य के परिवार में तमाम सारे जो ग्रह हैं, शुक्र, अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी, ये सब जो है पृथ्वी के साथ इन सभी का, शुक्र का, बुध का, ठीक है, इन सभी का क्या संबंध है उसको भी देखेंगे। और ग्रहों के जो उपग्रह होते हैं उन मतलब कि उनके मतलब किस ग्रह कितने उपग्रह हैं, किसके एक भी नहीं है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर भी हमारा फोकस पढ़ने में भी रहेगा और खास करके भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इन सभी चीजों को रखा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हमको पढ़ना होता है। दूसरा पॉइंट है स्थल मंडल। स्थल मंडल की अगर हम बात करें तो स्थल मंडल में आप देखिएगा जैसे कि जो आप देखिएगा जैसे पर्वत हो गए, ठीक है, मैदान हो गया, ठीक है, पठार हो गया आपका, ठीक। इसके अलावा जो है ये सब चीज जो होती है यानी कि जो पठार, पहाड़, कहीं पर धरातल है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर कंकरीला पथरीला मैदान है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे स्थल मंडल में। शैलों की जो संरचना है, जो शैलों की बनावट है, उसके बारे में जानने का प्रयास रहेगा और स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ है और उनका विकास कैसे हुआ है। स्थलाकृतियों के निर्माण में जैसे कि बात की जाए जो पैंजिया जो महाद्वीप था वो किस प्रकार से बटा और किस प्रकार से एक पिंड या करके मतलब एक प्रकार से जल और स्थल दोनों को हम पैरेलल करते हुए समझने का प्रयास भौतिक भूगोल में करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं पे जीव भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ही समाहित किया जाता है। यानी कि आपने अगर अपना सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस को आपने देखा है, सिलेबस वाली वीडियो, तो निश्चित तौर पर आपको विषय क्षेत्र पढ़ने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी, ठीक। तो विषय क्षेत्र यानी कि जियोग्राफी के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है मतलब भौतिक भूगोल के अंतर्गत, तो उसी को हम भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र कहते हैं, ठीक, जो उसका सिलेबस होता है। तो स्थल मंडल के अंतर्गत शैलों की संरचना, स्थलों का मतलब स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इन सभी चीजों के बारे में आपको मतलब कि ये सभी चीजों के बारे में पढ़ना होता है और खास करके ये सब विषय क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं। तो ये भी खास करके भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में ही समाहित है। इसके अलावा जल मंडल भी जो है आपका भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित है। अब जल मंडल में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि जल मंडल में हो गया महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, सागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, सागर में एक प्रकार से सागरीय लवणता किस मात्रा में है, किस में कौन सी धारा बह रही है,
ये सब आप देखेंगे भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जैसे सागरों और महासागरों की उत्पत्ति और उसका वितरण, यानी कहाँ कहाँ पर सागर है, कहाँ कहाँ पर महासागर है, कितने एरिया में फैले हुए हैं, कितना गहरा है, और इसके अलावा उसका समुद्री नितल जो होता है, यानी समुद्र के अंदर भी आप देखते हैं वनस्पतियां पाई जाती हैं, समुद्र के अंदर भी जीव जंतु निवास करते हैं, तो उसका एक प्रकार से अपना वो होता है जिसको समुद्र विज्ञान के अंतर्गत विस्तार से पढ़ा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे समुद्री नितल का भी भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में अध्ययन होता है, और जो जल के गुण होते हैं, यानी कि जो जल के भौतिक गुण होते हैं, जल के जो रासायनिक गुण होते हैं, उन सभी को भौतिक भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत समाहित किया जाता है। इसके अलावा बात की जाए जो संरचना होती, जल का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, उसको भी भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है, और इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है इसको भी। अर्थात भौतिक भूगोल की विषय क्षेत्र सीमित नहीं है, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसके अंतर्गत मनुष्य से जुड़ी हुई वह समस्त स्थलाकृतियां, मनुष्य से जुड़े हुए वह समस्त भौतिक और अभौतिक वातावरण, इन सभी का अध्ययन जो होता है हम लोग करते हैं। और खास करके इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ेंगे। तो ये सब चीजें आपके जलमंडल में आ गई। इसके अलावा आपका आता है चौथा वायुमंडल। वायुमंडल की बात की तो वायुमंडल में वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, और वायुमंडल में खास करके आपको पता होगा क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है, आयन मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, ये सब जो मंडल आप पढ़ते होंगे जब वायुमंडल पढ़ते हैं, वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं, जो खास करके जलवायु वगैरह को लेकर के चीजें हुआ करती हैं, उसके बारे में मौसम परिवर्तन हुआ, हवा कैसे चलती है, ठीक है, बारिश का होना, ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा वायुमंडल के कारण से होता है। वायुमंडल में तापमान के बढ़ने से आप देखते हैं वायुमंडल की जो वायु होती है वो गर्म होती है, वो जाकर के ग्लेशियर से टकराती है, ग्लेशियर जो है इससे क्या होता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। जो ग्लेशियर क्या होता है, समुद्र के बड़े बड़े पहाड़ों को हम ग्लेशियर कहते हैं। तो जब वो ग्लेशियर क्या होते हैं भाई, वो ग्लेशियर आपके पिघलने लगते हैं, तो ग्लेशियर के पिघलने से होता क्या है, नदियों में जल जो है और तीव्र गति से बहता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, और समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। और जब समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो जो द्वीपीय इलाके होते हैं, और जो इसके अलावा जो समुद्र के किनारे बसे हुए जो इलाके हैं, यानी कि जो है तटीय इलाके हैं, वो क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पे इसके कारण से, तो इन सभी चीजों को भी पढ़ना होता है वायुमंडल के अंतर्गत। वायुमंडल के कारण से ही आप देखते हैं संघनन के परिणाम स्वरूप वायु के ही वर्षा होती है। तो ये सब भी विषय क्षेत्र होता है जियोग्राफी का, मतलब भौतिक भूगोल का, फिजिकल जियोग्राफी का। आगे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार और भी क्या चीजें हैं। भौतिक भूगोल यहीं पर नहीं रुकता है, पांचवा इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पहुंचता है जीवमंडल पर। जीवमंडल के बारे में अगर हम बताएं तो जीवमंडल में आपको पता ही होगा जैविक वस्तु चीजें भी होती हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि बहुत सारे पादप हो गए, उपभोक्ता, उत्पादक वर्ग, इन सभी के बारे में आप पढ़ते हैं। लास्ट इकाई में आपको यही पड़ेगा। ये सब एक इकाई के रूप में आपको सिलेबस में रखा गया है, जैसे कि ये जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, ये एक एक इकाई है सेपरेट तरीके से भौतिक भूगोल के सिलेबस में। आप लोग देख लीजिएगा, तो वही सिलेबस एक बार फिर से जाकर के पढ़ लीजिएगा, आपका यही हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के जीवमंडल की अगर हम बात करें तो जीवमंडल में आपको क्या मिलेगा, जीवमंडल के अंतर्गत वनस्पतियां जो हैं, जो जीवधारियों का विकास हुआ, वनस्पतियों का विकास कैसे कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवधारियों का विकास कैसे हुआ, और जीवधारियों में आप देखेंगे उन सभी का वितरण, यानी कहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पर कौन से जीव जंतु निवास करते हैं, और किन किन प्रकार के मतलब की जंतु और मतलब वनस्पतियां हैं, और किन किन समूहों में हैं, यानी पर्वतों पर कैसी हैं, मैदानों में कैसी वनस्पतियां हैं, ठीक है, पठारों पर कैसी वनस्पतियां मिलेंगी, वहां पर कैसे जीव जंतु निवास करेंगे, इन सभी को, और कौन मतलब ये चीजें मतलब किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने समूहों में बटे हुए होते हैं, जैव विविधता वाला क्षेत्र, और इन सभी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जीवमंडलीय। जो जीवमंडल के अंतर्गत चीजें आती हैं, इसको एक सेपरेट विज्ञान भी बोला जाता है, उसका नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो सिलेबस होता है वो जियोग्राफी के अंतर्गत ही समझा जाता है, जियोग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है उसको। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। तो जीवमंडल की अगर बात की जाए तो उसके अंतर्गत जीव मतलब इन सभी वनस्पतीय जीवधारियों का विकास, वितरण, प्रकार, समूह, इन सभी का अध्ययन कौन करता है, जो है क्या करता है भाई, जो आपका होता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये भी विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, यानी कि एक उप शाखा के रूप में कार्य करती है भौतिक भूगोल की। तो भौतिक भूगोल मात्र सीमित विषय क्षेत्र भौतिक भूगोल का नहीं है, अत्यंत व्यापक क्षेत्र है। अगर बात की जाए अकेले
खगोल विज्ञान में आप देखिए खगोल, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये सब आप देखते हैं जो जी मतलब कि इन सभी की उत्पत्ति जो हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति खास करके बात किया है तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो उसी समय सौरमंडल की और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो बहुत सारे सिद्धांत है, द्वैतारक परिकल्पना, नवतारक परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है, चैम्बर मतलब कि इन सभी की है। और भी इसके अलावा बहुत सारे द्वैतारक परिकल्पना, नवतारक परिकल्पना, ठीक है, द्वैत्वादी या द्वैत्वादी तमाम प्रकार की परिकल्पनाएं आती हैं। कोई ऐसे विद्वान होते हैं जो कि 2 तारों से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानते हैं, कुछ विद्वान एक ही तारों से मानते हैं तो उनको अद्वैतवाद कहा जाता है, और जो 2 मानते हैं उनको द्वैतवादी विचारक कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि ये सब चीजें आप देखेंगे ये भौतिक भूगोल की विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो के माध्यम से आपने भौतिक भूगोल की प्रकृति को समझा, भौतिक भूगोल के अर्थ को समझा, भौतिक भूगोल की परिभाषा को समझा, भूगोल के अर्थ को और भूगोल की परिभाषा को समझा, फादर ऑफ जियोग्राफी जाना, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी जाना, फादर ऑफ जो है व्यवस्थित भूगोल यानी व्यवस्थित भूगोल के जनक को आपने जाना। यानी कुल मिलाकर के हमने विस्तार से हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर इतने में आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रश्न रह जाता है आपका, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो में जब भी दूसरा चैप्टर आपका आएगा उसमें हम आपके कमेंट्स के यानी उसके उत्तर को दे करके और आपको बताएंगे कि आखिरकार जो भी प्रश्न आपका आया होगा उस प्रश्न के हिसाब से यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आपका होना चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और मतलब जब आपकी लाइव क्लास होगी तो डेली जब भी आपकी लाइव क्लास होगी किसी भी सब्जेक्ट के बताऊं तो हर एक सब्जेक्ट क्लास जो होगी आपकी रात के 9 बजे से होगी। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास आपकी रात के 9 बजे से आपकी मतलब कि लगभग डेली एक सब्जेक्ट की आपकी क्लास लगभग प्रयास यही रहेगा कि डेली एक सब्जेक्ट की क्लास आपकी रात के 9 बजे चले। आज जियोग्राफी की हो गई है, कल हो सकता है आपकी जो है सोशियोलॉजी की पहले से कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए हैं तो उसको देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का कल हमने एक वीडियो डाला मतलब कि चैप्टर 1 बड़े विस्तार समझाया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो जिनको देखना है वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये जियोग्राफी का हो गया, इसके बाद इससे पहले उससे पहले यानी पॉलिटिकल साइंस से पहले प्राचीन इतिहास का पढ़ा था वो देख लीजिएगा। अब कल अगर आप लोग कहेंगे तो जो भी सब्जेक्ट होगा इस पर जो भी प्रतिक्रिया आएगी, जो भी कमेंट्स आएगा, जिस सब्जेक्ट की ज्यादा मात्रा में उसको पढ़ा दूंगा। हिंदी साहित्य का भी चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया है, अब जो भी आएगा मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। क्या आप लोग जो भी बोलेंगे उसके हिसाब से मैं चलूंगा और उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। शिक्षा शास्त्र का जो चैप्टर 1 है वो शिक्षा की परिभाषा वगैरह भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा शिक्षा शास्त्र के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर का पेपर 1 का जो है वो उसी में हमने शिक्षा शास्त्र की विषय वस्तु और परिभाषा को बताया है, देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलिए, लेकिन समय आता तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप वही पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाना तो पड़ेगा ही आपको, चूंकि आपसे मैं हूँ और मुझसे आप नहीं हो। आप लोग जब मेरा साथ दोगे, आप लोग जब बताओगे कि हाँ सर जी ये पढ़ाना है, हमको ये पढ़ना है और इस प्रकार से पढ़ाइए, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे और आपको विधिवत तरीके से जो भी जानकारी देंगे आपको सुटेबल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जब समझाने का प्रयास रहेगा। इतने में मेरे हिसाब से अब कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ से लगभग आपके 15 से 20 नंबर के प्रश्न हर साल एग्जाम में आते हैं, तो आप इस चैप्टर को बहुत विधिवत तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपकी परीक्षा में, ये मान करके चलो लगभग आपका 15 से 20 नंबर आपको ये चैप्टर दिलवाएगा। इससे चाहे ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा हो चाहे लिखित हो, लिखित होगी तो क्या पूछा जाएगा प्रश्न आपका, भौतिक भूगोल की परिभाषा दीजिए, या भूगोल की परिभाषा पूछ सकता है, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र पूछेगा, भौतिक भूगोल की प्रकृति पूछ सकता है, भौतिक भूगोल का एक प्रकार से अर्थ परिभाषा पूछ सकता है। तो सभी को मैंने बता दिया लगभग। तो आपका चैप्टर 1 जो है आप कंप्लीट होता है। आप चैप्टर 2 के अंतर्गत हम जो है और चीजों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो भी होगा हम उसको देखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।